नमस्कार। एक नई फिल्म आई है आर्टिकल 370। तो कल सपरिवार में ये फ़िल्म देखने के लिए गया था और फिल्म देख के आने के बाद मैंने कुछ रिव्यूअर्स के व्यूज़ इसके ऊपर पढ़े और कुछ लोगों ने वीडियो बना के डाले थे, उनके वीडियोज़ भी देखे। तो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ लोग अपने आप को निष्पक्ष रिव्यूअर बताते हैं। भाई देखिए, फ़िल्म रिव्यू करना ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा काम तो है पढ़ना, पढ़ाना, पठन पाठन, रिसर्च करना। लेकिन क्या होता है कि जो रिसर्च करते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, उनका काम होता है हर चीज़ को एकदम गहराई तक समझना और इसके बाद उसकी व्याख्या करना। ठीक, तो चाहे वो फिल्म हो, चाहे मेरी फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, मैं उस पर भी व्याख्या करता हूँ। उसी तरीके से फिल्म भी है। तो हुआ क्या कि फिल्म देख के आने के बाद जब मैंने इन लोग के रिव्यू देखे, ये अपने आप को बताते हैं कि ये निष्पक्ष फिल्म रिव्यूअर हैं। और वास्तव में जब इनके रिव्यू को आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे वामपंथी बकवासकार हैं जो आज तक बॉलीवुड को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते रहे। तो मैंने एक दो को झाड़ा भी उसमें कि यार कम से कम अपने आप को निष्पक्ष मत लिखो। अगर तुम्हें करना है वामपंथी जो नैरेटिव होता है उसको स्थापित करने का काम करना है तो लिखो। तुम एक कम्युनिस्ट आदमी हो, तुम्हें वामपंथी आदमी हो। तो ये लोग कभी अपने आप को नहीं लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन करते वही काम है कि भारत विरोधी, देश विरोधी, यहाँ की संस्कृति के विरोधी, इस राष्ट्र की अखंडता के विरोधी, ऐसी सारी जो है वो काम करते हैं। भाई अगर आप फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं तो आपको चाहिए था कि आप ये बताते कि फिल्म की पटकथा कैसी लिखी गई, डायलॉग्स कैसे हुए, जिन लोगों ने एक्टिंग की वो एक्टिंग कैसी की। अगर उसमें आपको कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसको जो टेक्निकल वे में आप अगर वास्तव में रिव्यू कर रहे हैं तो टेक्निकल वे में आप उस बात को रखते। तो वो तो आपने किया नहीं। हाँ, तो आपने क्या किया, आपने केवल ये बताने की कोशिश की। ज़्यादातर को मैं सुन रहा हूँ जो वामपंथी टाइप के लोग हैं, जो समझ में आ जाता है, सुनने के बाद समझ में आ जाता है ये सब वामपंथी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि धारा 370 हटे 5 साल हो गया है, अभी तक देखिए कश्मीर में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भैया, वहाँ पे आज पिछले 5 सालों में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। आज वहाँ पे जो है G20 की समिट हो रही है, आज वहाँ पे एकदम शांति आ चुकी है, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा है। वहाँ का युवा फिर से अपने पर्यटन का जो वहाँ का मुख्य उद्योग है, वहाँ का मुख्य उद्योग क्या है भाई, पर्यटन है, वो फिर से उसी पर्यटन के उद्योग में लग चुका है। आज आप समझिए कि उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों से जो है और दक्षिण भारत से भी और दुनिया भर से लोग जो है आज कश्मीर फिर से पर्यटन के लिए जा रहे हैं। तो कश्मीर में फिर से शांति की स्थापना हो चुकी है। सोचने की बात यह है कि इनको ये शांति की स्थापना नहीं दिखाई दे रही है। उस फिल्म को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार का जो है एक एजेंडा मात्र है ये फिल्म जो है। खैर छोड़िए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैं देख के आया हूँ और मैं कतई ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं कोई निष्पक्ष तरीके से इसको रखने वाला हूँ, कतई नहीं। मेरा अपना एक पक्ष है। निष्पक्ष कह के गलत बात रखने से अच्छा है कि अपना पक्ष रखा जाए, और मेरा पक्ष है मेरा राष्ट्र, और उसको रख के मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि पहली बात कि आर्टिकल 370 ये जो फिल्म आई है ये आपको देखनी क्यों चाहिए। देखिए, है तो मेरा पक्ष है मेरा राष्ट्र, मेरा भारतवर्ष। मेरे भारतवर्ष के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्रों के पीछे कौन था, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात कि प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के लिए रखा है वो ये है कि आर्टिकल 370 फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। पहली बात, एक बात समझिए, 1947 में भारत अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ ऐसा कहा जाता है, बल्कि मैं मानता हूँ हम उससे पहले ही आज़ाद हो चुके थे, जब आज़ाद हिंद फौज बनी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतवर्ष को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। वही हमारे प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। खैर, अब जो किताबों में लिखवाया इन वामपंथी बकवासकारों ने, हम लोग को वही मानना पड़ता है, वही पढ़ाया जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे। तो नेहरू ने कई सारे षड्यंत्र किए, उसको इसमें एक्सपोज किया गया है। भाई सोचने की बात है, 1947 ही मान लिया जाए कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय 562 रियासतें हुआ करती थीं। अब बात को आप समझिए, इन्हीं 565 रियासतों से ये वर्तमान भारतवर्ष बना, पाकिस्तान, और जो कि आज बांग्लादेश कहा जाता है, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान करके ये बना। तो एनीवे, ये 562 जो रियासतें थी, इनमें से केवल 3 रियासतें थीं जिन्होंने विलय में दिक्कत पैदा की, है ना। वो 3 रियासतें थी आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका कश्मीर, ठीक। और बाकी जितनी थी वो सब आराम से विलय हो गई। अब हुआ क्या कि अब आप सोचिए, हैदराबाद और जूनागढ़ ये तो बाद में इनको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो आप कह सकते हैं कूटनीतिक कौशल था, उस कूटनीतिक कौशल की वजह से वो भारत में विलय हो जाती हैं। लेकिन कश्मीर जो था, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी अपनी टांग अड़ा देते हैं
और नेहरू जी की टांग अड़ाने के बाद हुआ ये कि इन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ, पता नहीं उनका ऐसा क्या याराना था शेख अब्दुल्ला के साथ, कि शेख अब्दुल्ला के साथ मिलके वहाँ पे उन्होंने षड्यंत्र किया। और सोचिएगा कि पहला वजह मैं आपको दे रहा हूँ कि क्यों आपको देखनी चाहिए ये फिल्म, उसमें आप समझ सकेंगे। देखिए, मैं केवल प्रश्न आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उत्तर आपको फिल्म देखने के बाद मिलेगा, क्योंकि वही सही से फिल्मांकन किया गया और इतना बढ़िया पिक्चराइजेशन हुआ है और यामी गौतम ने इतना बढ़िया काम किया है कि मतलब मज़ा आ गया फिल्म को देख के। मतलब 3 घंटे लगातार वो किस तरीके से पूरी स्टोरी को, जबकि स्टोरी ज़्यादातर पता है कि आर्टिकल 370 हटाया गया, इसी के ऊपर ये फिल्म बनी है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो 3 घंटे किस तरीके से गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और वो उसके पीछे है पूरी एकदम कसी हुई स्टोरी और एकदम कसा हुआ उसमें एकदम पूरे 3 घंटे तक लगातार जो एक्टिंग हुई है वो ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है और जो स्टोरी टेलिंग हुई है ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग हुई है। तो पहली वजह कि आपको क्यों देखना चाहिए, आप ये समझ सकें, टू एजुकेट योर सेल्फ, आप ये समझ सके कि ऐसा क्या हुआ था कि कश्मीर रियासत को भारत में विलय होने में समय लगा। जूनागढ़ हैदराबाद की रियासतें जो है भारत में उनका विलय हो जाता है और भी बहुत सारी रियासतों का विलय हो जाता है, लेकिन कश्मीर रियासत का भारत में विलय होने में देरी हुई और उसी देरी का फ़ायदा उठाते कबीलियाओं ने आक्रमण किया और बाद में वो सारा घटना होता है। तो पहली वजह ये आप समझने की कोशिश करिए। तो ये हो गई पहली वजह। दूसरी वजह कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि फिर ऐसा क्या हुआ कि किसी भी दूसरी रियासत को ऐसा स्पेशल स्टेटस देने की बातचीत नहीं हुई। भाई हैदराबाद जो है या जूनागढ़ जो है वो बहुत बवाल काटे हुए थे, लेकिन किसी भी तरीके का कंसेशन उनको नहीं दिया गया कि कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। आज आप हैदराबाद में जाइए, आप वहाँ पे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं दुकान खोल सकते हैं, अपना खेत खरीदना चाहते हैं जूनागढ़ में जाइए खेत खरीद लीजिए और वहाँ पे अपना आराम से खेती करिए, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर में हम लोग ये काम 2019 के पहले नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों रहा देश में, इस बात को समझने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए कि आर्टिकल 370 हमें वहाँ पे क्यों देना पड़ा, कैसे वहाँ पे हुआ। इसके बाद आपको ये समझना है कि तीसरा बिंदु जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, तीसरा बिंदु ये है, ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए कि भाई धारा 370 तो बन गया, ठीक। अब जब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि देश को कॉन्स्टिट्यूशन देना और इसके बाद अगर उसमें कुछ परिवर्तन करने हैं, मतलब जब उसको व्यावहारिक रूप से देश में संविधान को लागू किया जाएगा तो हो सकता है कुछ ऐसी अड़चनें आए जिनको दूर करने के लिए उसमें कुछ नए जो चेंजेस करने पड़े, तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में भंग कर दी गई थी। ध्यान से बात को समझिएगा, ईयर्स याद रखिएगा। 1957 में भंग की गई, लेकिन उसके पहले 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक प्रोविज़न कर दिया था कि कल को यदि धारा 370 जो कि टेम्परेरी वे में दी गई थी, यदि इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए किसके पास पावर होनी चाहिए। ध्यान से बात को समझिएगा कि ये किसके पास ये पावर होगी कि ये धारा 370 अगर कल को हटाना है, कि जो अभी कश्मीर को स्पेशल स्टेटस टेम्परेरी वे में जो दिया गया था उसको कैसे कौन ख़त्म कर पाएगा। तो ये पावर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये पावर 1954 में 1954 में ये पावर ट्रांसफ़र कर दी। सोचिए किसको, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा को, उस असेंबली को, उसकी स्टेट असेंबली को दे दी गई। अब आप जरा समझिए, इसमें भी नेहरू का षड्यंत्र है। यदि आप उसको, उस असेंबली को दे रहे हैं, कश्मीर की असेंबली को ये पावर दे रहे हैं कि तुम अपना जो स्पेशल स्टेटस है कल को चाहो तो ख़त्म कर सकते हो। भाई वहाँ पे तो वहीं शेख अब्दुल्ला और उसके परिवार और बाकी कश्मीर के नेताओं का ही राज चलने वाला था। तो जब उन्हीं का राज चलने वाला है, वो अपना स्पेशल स्टेटस क्यों ख़त्म करेंगे। ये पावर यदि देनी थी तो भारत के पार्लियामेंट को दिया जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू ने षड्यंत्र के तहत ये जो दिया, ये राइट, ये जो अधिकार दिया, वो किसको दिया, कश्मीर की असेंबली को दिया। अभी षड्यंत्र की लेयर्स ख़त्म नहीं हुई, ये प्याज के तह हैं, एक एक तह खुलती जाएगी और आपको समझ में आएगा कितना षड्यंत्र हुआ था, और ये सारा इस फिल्म में दिखाया गया। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे उसी में एक सब क्लॉज डी बनाया गया। सब क्लॉज डी के तहत ये पावर कश्मीर की असेंबली को ट्रांसफ़र किया गया। अब जरा बात को समझिए, 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त कर दी जाती है और इसके बाद 1958 में 1958 में एक और उसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद सब क्लॉज डी को हटा दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि कैसे जो पावर कश्मीर की असेंबली को भी दिया गया
वो पावर भी लोगों को पता न चले, इसके लिए उन्होंने सब क्लॉज डी को समाप्त कर दिया, डिलीट कर दिया। और जितने भी दस्तावेज थे इससे संबंधित, वो सारे दस्तावेज, गृह मंत्रालय तक के दस्तावेज सारे समाप्त कर दिए गए, उड़ा दिए गए। कि मतलब अगर आगे आने वाली कोई सरकार, भाई उस समय नेहरू की सत्ता चल रही थी, लेकिन देश में तो राष्ट्रवादी लोग भी हैं, तो अगर कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति, मैं नेहरू को कतई राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं मानता हूँ, वो एक कम्युनिस्ट आदमी थे और वो देश की संस्कृति के खिलाफ ही काम करते रहे, ठीक। एनीवे, तो अगर कल को कोई राष्ट्रवादी सरकार आ जाती है और राष्ट्रवादी सरकार ये सोचती है कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकी की सारी रियासतों को भारत में विलय कर दिया और सब एक भारत की भूमि बन गई, वैसे ही कहीं कल को कोई कश्मीर को भी भारत में विलय करके उसको भी भारत की भूमि ना बना ले, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि गृह मंत्रालय तक वो जो सब क्लॉज डी था 1958 में हर जगह से डिलीट करवा दिया जाता है, ख़त्म करवा दिया जाता है। तो इसलिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, समझना चाहिए हुआ क्या क्या था। फिर इसके बाद अब बात को समझने वाली बात है कि फिर ये फिल्म आपको और क्यों देखनी चाहिए। भाई फिर बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये सब नेहरू ने डिलीट ही करवा दिया था तो नरेंद्र मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास और उनकी पूरी टीम के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया नया जिसके तहत उन्होंने ये जो है आर्टिकल 370 फिर हटवा दिया। कि भाई उस असेंबली के पास था, अब उस असेंबली के पास मतलब कश्मीर की असेंबली के पास, और कश्मीर की असेंबली जो है वो ये करेगी नहीं, और वो पावर भी उनके पास था। ये जो सब क्लॉज डी था, सब क्लॉज डी जो ये बात एक्सप्लेन कर रहा था, उस सब क्लॉज डी को भी डिलीट करा दिया गया। तो इसके बाद कैसे गृह मंत्रालय ने इसकी खोज करवाई कि सब क्लॉज डी कहाँ पे रखा है, और सब क्लॉज डी कहीं पे रखा हुआ था, उसको निकलवाया गया। निकलवाने के बाद फिर उसको क्योंकि संवैधानिक रूप से चीज़ें स्थापित करनी थी। यदि आप संवैधानिक रूप से चीज़ें न स्थापित करते तो जो ये नहीं आप सुनते थे, ये क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला वगैरह को जो सीना ठोक के कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी एक बार नहीं 10 बार के प्रधानमंत्री बन जाए, बावजूद इसके वो धारा 370 को हटा नहीं पाएंगे। तो कहाँ से इनको ये कॉन्फिडेंस आता था? क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये जो पावर थी ये केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कश्मीर की असेंबली को ये पावर दी तो कश्मीर की असेंबली की ये जो पावर थी ये सब क्लॉज भी छुपाया जा चुका है, इसलिए कोई इसको कभी हटा ही नहीं पाएगा, संवैधानिक रूप से स्टैंड नहीं करवा पाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए। पेज यहाँ भी नहीं खत्म होता है, पेज यहाँ भी नहीं खत्म होता है। बात यह है कि अगर अब आप जिस समय धारा 370 हटाई गई है उस समय अगर आप देखें तो कश्मीर की असेंबली भी डिसॉल्व की जा चुकी थी। तो बड़ा ही अच्छा उसमें अमित शाह जी का जो रोल निभा रहे हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया, और अपने पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने पहले एक्सप्लेन किया कि ऐसा हुआ कैसे था। वो आपने भी सुना होगा अमित शाह जी को उसमें पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि भाई जो है उस समय गुलाम नबी आज़ाद उनसे पूछते हैं कि अगर कश्मीर की असेंबली के पास भी ये राइट्स हैं तो कश्मीर की असेंबली तो आप भंग कर चुके हैं, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन चल रहा है, फिर आप धारा 370 हटाने का या उसको हटाने का जो आप बिल लेके आ रहे हैं, ये बिल लाने का अधिकार आपके पास कहाँ से आता है? तो उसमें अमित शाह जी एक्सप्लेन करते हैं कि अरे भाई जब कोई वो असेंबली भंग की जाती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति फिर ये तय कर सकता है कि वो असेंबली हम किसको माने। और उन्होंने कहा कि 1965 में एक बार ऐसा हो चुका है कि राष्ट्रपति ने असेंबली के तौर पे जो है पार्लियामेंट को ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज भी हम पार्लियामेंट को मान सकते हैं कि, और राष्ट्रपति ने ये साइन करके दिया था, उसमें दिखाया जाता है कि जो ये पार्लियामेंट है इसी को हम असेंबली के राइट्स दे सकते हैं। यानी हम और आप ही कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना है इसका निर्णय ले सकते हैं। इसका निर्णय लेने के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सारे कारणों से कि कैसे पूरा षड्यंत्र हुआ, 370 कैसे दिया गया, फिर इस 370 को कैसे कोई न हटा पाए इसके लिए षड्यंत्र रचा गया, और फिर ये जो उल्टी कहानी हुई कि कैसे फिर हम लोगों ने मिलके इस षड्यंत्र को फेल किया, यानी हमारी सरकार ने कैसे इसको फेल किया और फिर धारा 370 को हटाया। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको यामी गौतम की इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। ज़बरदस्त फिल्म है ये फिल्म। अगर आप नहीं देखते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये सारे फैक्ट्स आप जब देखेंगे तो फिर आपको और अच्छा लगेगा और आप उनको सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप ज़रूर जाइए फिल्म देखने के लिए। और साथ में घर के अगर बच्चे हैं, मैं कहूँगा कि अगर युवा हैं
तो युवाओं को लेके जरूर जाइए ताकि वो समझ पाएं कि इतिहास में हमारे देश में क्या क्या गलत हुआ, कौन से षड्यंत्र रचे गए, इन सारे षड्यंत्रों को आप समझ पाएं। इसलिए जरूरी है कि आप ये फिल्म देखने जरूर आए। मुझे उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप ये और भी लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। ओम नमः शिवाय।